हेलो बच्चों, मैंने अपने चैनल पर 12th का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया है। तो उसमें हम फर्स्ट चैप्टर है वो कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी बुक का। तो उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके अलावा मैं बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। आपने अभी नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए उनको। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको समझाने के लिए क्या करते हैं देखिए फ्लक्स का मतलब एक तरह से होता है फ्लो से रिलेटेड वर्ड है फ्लक्स। आपने स्पीड ऑफ ई फ्लक्स पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, मीन स्पीड ऑफ आउटवार्डिंग फ्लूइड आपने पढ़ा है वो। तो उसी तरह से फ्लक्स वर्ड जो सिंपल है उसका मीनिंग होता है फ्लो होना। तो हम देखें, जैसे मान लीजिए आपसे ये वाटर फ्लक्स है, सिंपल हम सोचते हैं वाटर फ्लक्स मीन्स होगा एक तरह से हाउ मच वाटर। कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, हाउ मच वाटर इज फ्लोइंग, या वाटर लाइन्स कह दीजिए एक तरह से। वाटर को अलग अलग हम लाइन में माने तो हाउ मच वाटर लाइन्स आर फ्लोइंग थ्रू गिवन एरिया। एक बात मैं बता दूं, सारे जो वीडियोज हैं 12th क्लास के अलग से मैंने उनको प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है। तो आपको जैसे 1.1, 1.2 उसी सीक्वेंस में सारे वीडियोज मिल जाएंगे और एक साथ ही मिल जाएंगे। तो आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो आपने नहीं देखे वीडियो पहले के टॉपिक है जरूर आप उनको देखिए। स्पेशली जो वीडियोज हैं डाइपोल के कारण फील्ड एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, और एक जो डाइपोल है उसको जब हम यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं तो कितना टॉर्क लगता है। ये 3 वीडियो जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक के हैं। अब हम सबसे मेन जो पोर्शन है इस चैप्टर का, गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन, सबसे मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिफाइन करना है। तो मैंने आपको क्या किया, वाटर फ्लक्स मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ। वाटर का फ्लो हो रहा है, आप मान लीजिए अलग अलग लाइन से मिलकर बना हुआ चल रहा है। तो इसका मतलब क्या, वाटर फ्लक्स कह दो कि हाउ मच वाटर लाइन्स आर फ्लोइंग थ्रू गिवन एरिया। ये समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से फ्रेम लाया हूँ। रेक्टेंगुलर फ्रेम अभी मिली नहीं लॉकडाउन के कारण। तो ये इस तरह की फ्रेम है, ये मान लीजिए इसका एरिया है, ओवल शेप बन रही है, कोई भी शेप हो हमें इसके एरिया से मतलब है। तो वाटर आ रहा है मान लीजिए, तो हमें ये बताना है कि कितना वाटर फ्लो होगा इस एरिया में से, तो वो है वाटर फ्लक्स। तो उसी से आप रिलेट करके क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा उसी तरह से, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू गिवन एरिया। तो वाटर की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे वर्ड, वाटर की जगह हम रिप्लेस कर देंगे हाउ मच फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू गिवन एरिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक। एक सिंपल इसका मीनिंग ये होता है कि कितनी फील्ड लाइन्स कोई आपके पास एरिया है उस एरिया में से पास हो रही है। तो अब आप देखिए, देखो अब हम इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन करते हैं। ये मान लीजिए कोई आपके पास कोई सरफेस है, कोई रफ सरफेस है, आपको निकालना है इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है वो कितना होगा। तो हम समझाने के लिए तरीका हम काम ही ले रहे हैं, बाद में हमेशा ऐसा नहीं करना होगा हमें। ये इसको हम बहुत छोटे छोटे, जिसको हम क्या टेक्निकल टर्म यूज करते हैं जिसके लिए, उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, इनफाइनाइट सिमल एरिया में। इस जो सरफेस है हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, देखिए हमें इस गिवन सरफेस से, ये सरफेस है हमारे पास, हमें इस सरफेस से बताना है कि कितना जो फ्लक्स होगा वो पास होगा। एक और टॉपिक करेंगे मास, जो गाउस लॉ है हमारा। तो हमें क्या बताना होगा, देखिए कि इस एरिया में से कितना जो फ्लक्स है वो पास हो रहा है, कितना फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे पार्ट में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सिमल पार्ट। एक तरह से इनफाइनाइट सिमल का मतलब है जैसे किसी चीज के आप 2 पार्ट करें तो वो हाफ हो जाएगी, 4 पार्ट्स करें तो वो 1/4 हो जाएगी, 10 पार्ट्स करें तो 1/10 हो जाएगी। जितने ज्यादा पार्ट करेंगे वो उतनी चीज छोटी होती जाएगी। ऐसे आपने 100 पार्ट कर दिए, 1000 कर दिए। तो इनफाइनाइट सिंबल एरिया का एक तरह से थ्योरेटिकल मीनिंग होता है कि आपने इसके इनफाइनाइट पार्ट कर दिए, इनफाइनाइट से आपको डिवाइड करना है तो एक सबसे छोटा पार्ट। तो ये सब थ्योरेटिकल समझने के लिए। अब मान लीजिए हम इस सरफेस को कंसीडर करें, मान लीजिए इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है,
इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन है, कहीं चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं फील्ड लाइन से, कोई भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उन चार्ज पार्टिकल के कारण वो ई वेक्टर। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि हमने अभी तक जो पढ़ा 11th क्लास तक, हम एरिया को कैसी क्वांटिटी लेते रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अब इसको समझने के लिए एरिया क्या रहेगा हमारे लिए, वेक्टर क्वांटिटी। और उस वेक्टर क्वांटिटी एरिया की कैसे डायरेक्शन डिफाइन होती है, जैसे ये सरफेस आपके पास, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये मान लीजिए ये इसकी फेस है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। इस फेस का इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से इस फेस का इसके परपेंडिकुलर। जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन हमने डिफाइन की है वो हमेशा सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। आप फिर से सुनिए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर की तरह हमने इसको लिखा है। परपेंडिकुलर में हमेशा आपके पास दो चॉइसेस होगी, जैसे ये रखा है तो परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है, ये इसको देखे तो, और इस फेस के अंदर जाने वाले वो भी तो परपेंडिकुलर है। जैसे हम यहां सोचें, ये फेस आपके पास, तो इसके इधर आ रही है वो परपेंडिकुलर, तो यहां से जो इनवर्डिंग है वो भी तो परपेंडिकुलर है ना। तो वो जो भी हमें कन्वीनियंट होती है दोनों में, वही हम ले सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उससे कोई फर्क हमारे डिस्कशन पर नहीं पड़ता है। ये वाली बात जब आपको और क्लियर हो जाएगी जब हम तीनों इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि एरिया वेक्टर के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि कैसे कन्वीनियंट होता है डायरेक्शन, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पॉसिबल्स हैं उनके अंदर हम कोई भी एक चूज कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ई वेक्टर, लेकिन लेनी परपेंडिकुलर, ये इस तरह से सरफेस है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये होगा थीटा, और थीटा इनके बीच होगा एंगल। तो एस फॉर क्या लिखा है, सरफेस, या तो डीएस क्या हो जाएगा, सरफेस का मतलब इस सरफेस का एरिया। कुछ बुक्स में नोटेशन क्या मिलते हैं, डी ए वेक्टर, तो वो दोनों से ये ए फॉर एरिया, एस फॉर सरफेस है, या तो सरफेस का भी क्या निकलता है, एरिया। तो इसके लिए डी क्यों लगाया, डी ए या डीएस क्यों लिखे, क्योंकि केवल हम इस पर कंसेंट्रेट कर रहे हैं, इसके इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट पर केवल हम इस पर कंसेंट्रेट कर रहे हैं। छोटा सा पार्ट है, टोटल फ्लक्स नहीं है या टोटल एरिया नहीं है, इसलिए हमने लगाया। तो कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो इसका मतलब हो गया एक तरह से थ्योरेटिकल। तो क्या लिखेंगे आप, फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस इज डिफाइंड एज, कैसे इसको डिफाइन किया है, कैसे इसको लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस इज डिफाइंड एज ई वेक्टर का और जो डीएस वेक्टर है उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से इसको डिफाइन किया गया है। और कैसे लिखते हैं इस फ्लक्स को, डी फाई से। डी फाई क्यों, वही मैंने आपको बताया, डी इसलिए क्योंकि ये स्मॉल है, सारा टोटल फ्लक्स नहीं है, केवल इस स्मॉल पोर्शन से। तो ये, और टोटल फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे, टोटल फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे, देखिए आपको क्या करना होगा टोटल फ्लक्स के लिए। टोटल के लिए आप इस फेस से, इससे सबसे सारों से आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ्लक्स आ रहा है उस फ्लक्स को आपको क्या करना होगा, उस फ्लक्स को आपको ऐड करना होगा। लेकिन आपने तो इनफाइनाइट पार्ट कर रखे हैं थ्योरेटिकली इसके, तो ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग जो सरफेस है उससे रिलेटेड हम फ्लक्स निकालें और फिर सबको ऐड करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या मैथ में टूल है, क्या यूज करते हैं हम उसके लिए, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को ऐड कर देना, इंटीग्रेट कर देना। तो अब टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई, और ये हम क्या कर देंगे इस तरह से, इसका इंटीग्रेशन। तो आप फिर से सुनिए एक बार, इसको देखिए, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। एक बार फिर से सुनिए आप इसको, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। फ्लक्स का मतलब ये कि हाउ मच फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू गिवन एरिया, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, थ्योरेटिकल इसका मतलब ये। अब उसके बाद देखिए मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इधर कंसेंट्रेट कीजिए। इस टोटल एरिया से हमें फ्लक्स बताना था, इसके हम इनफाइनाइट पार्ट की एक तरह से बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर किसी एक पार्ट पर कंसेंट्रेट करते हैं, उससे रिलेटेड फ्लक्स बता देते हैं, और टोटल के लिए क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स के लिए इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, और टोटल फ्लक्स है तो वो डी हट जाएगा। डी फाई या डीएस वेक्टर हमने इसलिए लगा रखा था क्योंकि केवल इस छोटे से पार्ट के लिए ये था। कैसे फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है, फ्लक्स को जो डिफाइन किया जाता है वो फील्ड के और एरिया के स्केलर प्रोडक्ट द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए, दो वेक्टर्स का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
ये स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है। इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, देखिए इट्स एस आई यूनिट इज, देखिए ई वेक्टर की यूनिट मैं आपको बता चुका हूं, फिर एक बार याद दिला रहा हूं। ई वेक्टर जो होता है उसकी क्या यूनिट होगी बताइए, एफ वेक्टर अपॉन क्यू, न्यूटन पर कुलाम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कुलाम तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ ऊपर क्या आएगा, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम। समझ लीजिए फिर से, न्यूटन पर कुलाम किसकी यूनिट है, न्यूटन पर कुलाम इसकी ई वेक्टर की, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो ये आप इसके अंदर देखेंगे। तो ये इस तरह से आपको इस फ्लक्स को डिफाइन करना है। और फिर एक और क्या बताएंगे आप इसको, इफ सरफेस इज क्लोज्ड, इसको वैसे क्या बोलते हैं, एरिया इंटीग्रेशन। इफ सरफेस इज क्लोज्ड तो हम क्या लगाते हैं, देखिए फाई, ये इंटीग्रेशन है ही, तो हम क्या लगा देते हैं, ये यहां सरफेस। इसका मतलब है कि जो सरफेस है जिससे आप एरिया बता रहे हैं, जिससे आप फ्लक्स बता रहे हो, वो फ्लक्स जिससे आप बता रहे हो सरफेस से, वो सरफेस क्या है, क्लोज है। क्लोज होने का मतलब है यहाँ एरिया इंटीग्रेशन कर रखा है, तो यहाँ सरफेस के क्लोज सरफेस होने का मतलब ये है कि वो 3 डायमेंशनल, वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, वो सिलेंडर है, वो कोई स्फीयर है, इस तरह से। जो इसका मतलब ये है कि वो क्लोज सरफेस यदि होगी, 3 डायमेंशनल सरफेस होगी, और आप उससे फ्लक्स बता रहे होंगे, तो आपको ये इस सर्किल को, आपको इसके इंटीग्रेशन के ऊपर आपको इसको लगाना है। तो ये हमारा सारा क्या है, फ्लक्स का कंसेप्ट है। आप यहां से देख सकते हैं, देखिए थोड़ा मैं आपको समझाता हूं कि आप यहां से देखिए फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा उसको लिखिए, जो आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स, ई ds cos थीटा, यानी जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, लिख देता हूं चलो थोड़ा सा, कि जब क्या हो, यहां से फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा बताइए, when थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि तब cos 0 कितना होता है, 1। तो d फाई कितना आएगा बता दीजिए, देन d फाई इज इक्वल टू ई ds cos थीटा, यानी cos 0, तो कितना आ जाएगा, वो ई ds, जो फ्लक्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या लिखा है मैंने, देखिए फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एंड थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, तो d फाई मैक्स लिख दिया, ई ds cos 0 1 होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। आप इसको कैसे देख सकते हैं, आप इसको यहां से थ्योरेटिकली भी आप इसको सोच सकते हैं। देखिए ये फ्रेम है, मान लीजिए जो वाटर है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, इधर इस लेफ्ट, आप यहां से सोचिए लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है वाटर। तो ये वाटर की जगह मैंने क्या बताया आपको, फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस इधर जा रही है, फील्ड हमारा इधर है। एरिया वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी, ये सरफेस होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर आप कौन सी डायरेक्शन ले सकते हो, सरफेस के परपेंडिकुलर आप इसके लिए ये भी डायरेक्शन ले सकते हो, ये भी डायरेक्शन। तो वाटर इधर फ्लो हो रहा है, फील्ड लाइंस इधर जा रही है, वाटर क्यों समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप फील्ड लाइंस इधर है, तो आप ई वेक्टर इधर है, तो आप डीएस वेक्टर को भी इधर मान लीजिए, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, फ्लक्स सबसे ज्यादा इसमें से जाएगा। वो आप ध्यान रखिए, ई वेक्टर उधर है, आप इसको ऐसे रख देते हो, तो क्या जाएगी फील्ड लाइन, इसमें कोई फील्ड नहीं जाएगी, लाइन नहीं जाएगी। ये कितने की सिचुएशन है, 90 डिग्री की। कैसे, अब एरिया वेक्टर इधर हो गया, इधर ले लीजिए, चाहे आप इधर ले लीजिए। ई वेक्टर, फील्ड लाइंस तो उधर जा रही है, फील्ड लाइंस उधर जा रही है, एरिया वेक्टर ये है, ये है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90। तो इट विल बी मिनिमम, मिनिमम कब होगा, इट विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन डी फाई मिनिमम कितना होगा, 0, क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, ईट तो इधर ही समझाने में थ्रू आउट डिस्कशन ये मान लीजिए फील्ड लाइन इधर है, ऐसे रखा, तो एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, एंगल बना 0। ऐसे रखा तो ई वेक्टर तो वही है, लेकिन डीएस वेक्टर ये हो गया, दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। तो ये सारा आपका जो है ये कंसेप्ट रहेगा आपका फ्लक्स का, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब देखिए, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो अब हम पढ़ते हैं गाउस लॉ। तो गाउस लॉ क्या बताता है, देखिए आप ध्यान से, अब नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन।
जनरली एग्जाम में 3 एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, जनरली एग्जाम में कोई एप्लीकेशन आता ही है। तो गाउस लॉ क्या बताता है, देखिए गाउस लॉ क्या बताता है कि फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। एक आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो गाउस लॉ है हमेशा किसके लिए डिफाइन है, क्लोज्ड सरफेस के लिए। फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टू द, मैं भी आपको बताता हूं, टोटल चार्ज enclosed by सरफेस। क्या बताया मैंने एक बात आपको, हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। क्लोज सरफेस का मतलब है 3 डायमेंशनल, क्यूब, क्यूबॉइड, जो मैंने आपको बताया सिलेंडर, स्फीयर, ये सब उसके लिए। तो क्लोज सरफेस से क्या बताता है, ये मान लीजिए कह रहा है 3 डायमेंशनल को फिगर है, कोई भी, अभी मैंने रफ एक सरफेस बनाई है, कोई भी है, जनरली हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये हम ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि इनका वॉल्यूम एरिया निकालना तो हमें लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी भी हम इनको लेते हैं तो हमें इनके वॉल्यूम है या एरिया, यहाँ तो एरिया की ज्यादा जरूरत होगी, तो वो निकाल पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हम सिमेट्रिक फिगर ही लेते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड या जैसे कहें सिलेंडर, स्फीयर, जो भी सरफेस हमारे लिए इजी होगा। वो आप तीनों एप्लीकेशन पढ़ेंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आज का टॉपिक वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, मानिए आप। तो क्या बताता है ये फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, कि इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो इसके अंदर मान लीजिए कोई क्यू चार्ज रखा है, एक -2 क्यू है, एक 5 क्यू है, एक -3 क्यू है, ये चार्ज है, एक मान लीजिए 4 क्यू रखा है ये बाहर, समझा रहा हूं मैंने क्यों लिखा बाहर जान करके, एक मान लीजिए 5 क्यू है, ये कुछ भी बाहर रखा है। तो क्या कहता है फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, जो इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा रिलेटेड वो कितने टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स टू द किसका, टोटल चार्ज। ये समेशन लिखा है, थोड़े नोटेशन एक जैसे लग रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। समेशन का मतलब टोटल चार्ज, और ये लिखा है एप्सिलॉन नॉट, जो परमिटिविटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यदि इसके चारों ओर वैक्यूम है तो वैक्यूम की परमिटिविटी आ जाएगी, मीडियम है तो मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। तो सिंपल सा ये हमारा क्या है, या इसको हम टोटल चार्ज को आप लिखने के लिए क्या लिख सकते हो, क्यू भी लिख सकते हो। पर एक बार मैं समझाने के लिए लिखता हूं, यहां से देखिए क्या बताया मैंने आपको, क्या बताता है गाउस का लॉ, कि जो फ्लक्स होगा क्लोज्ड सरफेस से वो हमेशा क्या होगा, टोटल चार्ज का कितना टाइम्स होगा, 1/ε0। चार्ज कौन सा, जो सरफेस के अंदर है, यह मेन ध्यान रखेंगे। अब आपको जैसे यहाँ टोटल चार्ज बताना है, तो टोटल चार्ज फॉर गिवन फिगर क्या होगा, देखिए कि जो गिवन फिगर है उसके लिए टोटल चार्ज कितना होगा, क्या आप ध्यान से देखिए, देखो समेशन क्यू जो होगा वो कितना होगा, यहाँ अंदर वाला चार्ज क्यू 5Q 6Q हो जाएगा, और इस 6Q में से 5Q माइनस करें, मतलब क्या लिखेंगे, अलजेब्राइजेशन करते हैं टोटल चार्ज के लिए, Q + 5Q। ये हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में देखा है, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो कितना आएगा, 6Q है, कितना आ जाएगा Q, यहाँ वो जितना भी आता है 2Q है, जो भी आता हम लिख देते, बाहर वालों को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। टोटल चार्ज को आप जब भी कैलकुलेट करते हैं तो सरफेस के जो टोटल क्या है, एनक्लोज बाय सरफेस, जिस टोटल चार्ज को सरफेस एनक्लोज कर रही है वही आपको लिखना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार गाउस लॉ को लगाने के लिए क्या ध्यान रखेंगे, सरफेस हमेशा क्लोज होनी चाहिए, चार्ज वही लेना है जो सरफेस के अंदर हो। तो क्या लिखेंगे आप, टू अप्लाई गाउस लॉ, क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या आपको ध्यान रखना है, चार्ज इज टेकन विच इज प्रेजेंट इनसाइड सरफेस, जो सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो आपको लेना है। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस, जो क्लोज सरफेस है केवल उनके लिए ही क्या है ये अप्लीकेबल है, जो 3 डायमेंशनल जो सरफेसेस है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए अब उसके बाद आप क्या देखेंगे, देखिए बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, क्या लिखा है हमने, बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स।
तो क्या आप ध्यान रखेंगे, देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन से फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू, लेकिन अभी तक देखिए मैं कहां गलत हूं, क्योंकि हमें हमारा जो गाउस लॉ है केवल और केवल किसके लिए लगाना है, क्लोज सरफेस के लिए। तो ये क्लोज सरफेस वाला ही फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, देखिए बाय इक्वेशंस 1 एंड 2। तो देखिए कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाउस लॉ ये है या ये है, तो आप क्या करेंगे, ये गाउस लॉ, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। गाउस लॉ बताता है जो फ्लक्स है ये वाली चीज कर दीजिए, ये वाली चीज, वो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आप क्या लिख देंगे, देखिए समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। दोनों को हमने क्या रख दिया, इक्वल। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो गाउस लॉ, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना, वो जिसकी भी आपको जरूरत हो, वो दोनों तो एक ही बात है, आप समझते हैं मैथमेटिक्स से। चाहे आप इसको ऐसा लिख दें LHS इज इक्वल टू RHS से, वो दोनों एक ही बात है। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ कि जो ये लिखा है इसमें आप कंफ्यूज आते हैं। गाउस लॉ पूछते हैं, आप ये लिखाते हैं, ये तो केवल एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। गाउस लॉ बताता है कि जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स को बता रहा है, ये समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये आप ध्यान रखिए। देखो तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए दो बातें मैंने आपको बताई। तीसरा ई वेक्टर, जो यहां जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर इज चार्ज कौन सा था, केवल अंदर वाला। ई वेक्टर कौन सा लेना है आपको, ई वेक्टर आपको लेना है टोटल चार्ज, उसमें नहीं के अंदर वालों के कारण ही फील्ड लेना है। अब यहां सरफेस के ऊपर जब फील्ड की जरूरत होगी, हम देखेंगे तीनों अप्लाई करेंगे तभी आपको पूरा क्लियर हो पाएगा। तो ई वेक्टर जो लेना है वो अंदर वाले चार्जेस के कारण भी और बाहर वाले चार्जेस के कारण भी। चार्ज कौन सा लेना है, अंदर वाला। सरफेस जो ले रहे हैं, जो हम गाउस लॉ पढ़ेंगे और जो सरफेस यूज करेंगे वो गाउसियन सरफेस कहलाएगी। और गाउसियन सरफेस के ऊपर जब हमें ई देखना होगा तो ई टोटल चार्जेस के कारण है। ई इज ड्यू टू ऐसे लिख दीजिए आप, ई इज ड्यू टू ऑल चार्जेस present both outside and inside surface। तो दो बातों के बाद तीसरी बात हमने क्या देखी कि ई वेक्टर तो टोटल चार्जेस के कारण, चाहे वो बाहर हो या अंदर हो, और जो क्यू है वो केवल अंदर वाले चार्जेस हैं, उनका आपको क्या करना है, सम करना है। तो जो आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं जहां भी आपको, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे बात। अब देखिए, देखो इसके बाद आप क्या देखेंगे इसके लिए कि जो गाउसियन सरफेस आप, जो सरफेस आप चूज करते हैं, तो लिख देता हूं मैं, टू अप्लाई गाउस लॉ वी चूज सिमेट्रिक सरफेस। मतलब क्या है सिमेट्रिक का मतलब है कि ऐसे एसिमेट्रिक नहीं लेंगे, रफ नहीं लेंगे। अब आपको कुछ इसका एरिया नहीं बता पाएंगे। तो सिमेट्रिक का मतलब ये है कि कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है, जिनका एरिया का फॉर्मूला हमें पता हो, कोई उसके अंदर लेनी क्लोज वाली है 3 डायमेंशनल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, ये 4 चीजें में हमें मिलती है। तो क्या लिखा है, गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए वी चूज सिमेट्रिक सरफेस एंड दिस सरफेस इज नोन एज। तो कैसे हम सरफेस को चूज करना है, कैसे आप सब समझ जाएंगे जैसे जैसे हम इसके 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दिस सरफेस इज नोन एज गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस आपको बतानी है। अब देखिए, देखो एक और क्या आपको ध्यान रखना है, इसको सरफेस चूज करें वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, कि वो सरफेस जो आप चूज करें वो चार्ज पार्ट या चार्ज सरफेस इससे पास नहीं हो रही हो। क्योंकि यदि से क्या होगा, देखिए यदि वो सरफेस है इस चार्ज से ही पास हो रही हो, जो किसी भी चार्ज पार्टिकल नहीं आना चाहिए सरफेस के ऊपर, या अंदर आए या बाहर आए, जो आपको कन्वीनियंट हो, जैसे हम सिचुएशन देखेंगे। लेकिन चार्ज पार्टिकल से वो पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो यदि चार्ज पार्टिकल से पास होगी तो क्या दिक्कत आएगी, जहां वो है, जहां चार्ज पार्टिकल उसी से पास हो रही है, तो यानी ये चार्ज पार्टिकल यह है, और चार्ज पार्टिकल खुद जहां होता है, ये हमने पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड देखा है। फिर ये याद दिला रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान से देखिए क्या होता है।
आर डिस्टेंस के ऊपर फील्ड कितना होता है, KQ/r²। अब आपको पूछे खुद जहां चार्ज पार्टिकल है उसी के ऊपर फील्ड, तो आर तो 0 हो गया और फील्ड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। फिर सुनिए क्या बताया मैंने आपको, चार्ज पार्टिकल की खुद की लोकेशन पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो उसकी खुद की लोकेशन के ऊपर फील्ड, क्योंकि फील्ड कौन सा लेना है, अंदर वालों के कारण भी बाहर वालों के कारण भी, अभी मैंने आपको बताया, ये लिखा ना। तो यदि गॉसियन सरफेस उस चार्ज पार्टिकल से पास हो रही होगी तो फील्ड कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल या तो अंदर आए या बाहर आए, तो क्या लिखेंगे आप, दिस गॉसियन सरफेस should not pass through location of any charge। तो ये देखिए, देखो ये हमने क्या देखा, ये सारा फ्लक्स देखा क्या होता है, और उस फ्लक्स से रिलेटेड सबसे मेन टॉपिक इसका कहें आपसे, आपको इस चैप्टर का, तो वो है गाउस लॉ और उसके तीनों एप्लीकेशंस। तो वो हमने गाउस लॉ का आज पढ़ा, कैसे अब देखिए कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो आज बहुत सारे 4-5 पॉइंट सिंपल मैंने बताया आपको। तो ये आपको पॉइंट, अभी भी कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है तो तीनों एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कैसे चूज करना, आपको लगे क्या गाउसियन सरफेस है, कैसे उसको चूज करते हैं, तो वो आप जानने के लिए वो आप ये आगे के तीनों वीडियो देखिए। तीनों वीडियो में एक एक करके तीनों जो एप्लीकेशन आपको इसके बताऊंगा, और फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी आपको दिक्कतें आ रही है जो समझने में, आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहां से आपको एक साथ सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।